पहले हम दोनों भाई ही फैमिली को सर्व कर रहे थे, आई मीन इन एवरी वे। अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो मैं चाहता हूँ कि आई मीन कैसे मैं अपने पेरेंट्स उनके लिए कैसे मैं बेस्ट कर सकता हूँ। ये बहुत बहुत ही हार्ड सिचुएशन है। आपकी मंथली इनकम कितनी है सुशांत? 55K। अगर आप सिर्फ यही चीजें कर लें, आपके पास 14 करोड़ 25 लाख रुपए। इज इट रियल? दिस इज एब्सोल्युटली रियल। आज के मनी मैटर्स एपिसोड में हमारे साथ है सुशांत ठाकुर। सुशांत, वेलकम टू मनी मैटर्स। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सुशांत, आप कहां से आज कॉल कर रहे हैं? बेसिकली राइट नाउ मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। मैं अच्छा। मैं बिहार मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मुजफ्फरपुर से हैं तो गुड़गांव में काम कर रहे हैं? हाँ जी, गुड़गांव में मैं अच्छा। एक IT MNC में वर्क कर रहा हूँ राइट ओके। एंड कितने टाइम से काम कर रहे हैं गुड़गांव में? नाउ। गुड़गांव में अराउंड 3 इयर्स से मैं वर्क कर रहा हूँ। लवली। एंड आपने सुशांत पढ़ाई क्या करी है आपने अपने ग्रेजुएशन में, स्कूल में? बेसिकली मैंने साइंस से 12th किया था, देन मैंने ग्रेजुएशंस में बीटेक कंप्लीट करा मैंने। अच्छा। एंड इसके बाद एक्चुअली मैं तो थोड़े दिनों तक गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करी मैंने, एंड देन आई स्विच टू आई मीन IT फील्ड। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है आपके परिवार में? बेसिकली राइट नाउ मम्मी पापा, भाभी एंड भाभी का लड़का। So, ओके। इधर- एंड ये सब मुजफ्फरपुर में हाँ ही जी, है कि? अच्छा, वहीं रहते ये हैं। सारे मुजफ्फरपुर में हैं। अच्छा। बेसिकली आई मीन हम दो भाई थे, बट ओके। राइट नाउ आई मीन ड्यू टू सम मिसहैप्स आई लॉस्ट माय बिग ब्रदर सो लास्ट ईयर। ओह, आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। वो आपसे बड़े थे? हाँ जी सर। ओके। एंड ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड कि आपकी भाभी और उनके बेटे आपके साथ हैं और आपने भाई का नाम नहीं लिया। एंड कितना टाइम हो गया था उनकी शादी को? सर अराउंड 2 इयर्स। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। ओके। आपके माँ बाप जो हैं वो काम करते हैं या रिटायर कर चुके हैं? नहीं, बेसिकली आई मीन वी आर फ्रॉम आई मीन फार्मर बैकग्राउंड, सो आई मीन वो अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आई मीन दे आर नॉट मेंटली और फिजिकली गुड राइट नाउ, Yeah, सो I can राइट नाउ imagine. आई मीन आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर देम। ओके, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दैट। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगा कि जब आपने मनी मैटर्स के एपिसोड के लिए फॉर्म भरा था तो आप उससे क्या हासिल करना चाहते थे? कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव था, या कौन सी सीख थी, या कौन सी मदद थी जो आप इस एपिसोड से मेरे थ्रू जानना चाहते थे या सीखना चाहते थे? बेसिकली सर आई मीन मैंने इसलिए कनेक्ट किया था ना, बिकॉज पहले हम दोनों भाई ही आई मीन फैमिली को सर्व कर रहे थे, आई मीन इन एवरी वे। सो नाउ अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो मैं चाहता हूँ कि आई मीन कैसे मैं अपने पेरेंट्स की एंड इवन एक फर्दर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं उनके लिए कैसे मैं बेस्ट कर सकता हूँ। सो दैट्स वाई मैंने इस फॉर्म फिलअप किया था। तो इन एनी वे अगर आप मेरी हेल्प कर पाओगे तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी। समझ गया। नहीं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, पूरी कोशिश करूंगा सुशांत। ये बहुत बहुत ही हार्ड सिचुएशन है, एंड आई सडनली अंडरस्टैंड कि आप दोनों कमा रहे थे, परिवार का ख्याल रख रहे थे, एंड सडनली अब पूरे परिवार का जिम्मेदारी आप पे ऊपर है, एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि इस उम्र में सडनली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर कर पाना आसान नहीं होगा विद एवरीथिंग। आपकी उम्र है कितनी सुशांत अभी? तो मेरी उम्र 28 ओके। ईयर्स है, एंड basically it's not about I mean the money and things, but it's about I mean emotional things as well. वो गांव में ही काम कर रहे थे कि कहीं शहर में काम कर रहे थे? नहीं नहीं, वो मुंबई में थे। आई मीन वो ओके। एक शिपिंग कंपनी में थे, मर्चेंट नेवी।
ओके, बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेस किया कि ये सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, इमोशनल सपोर्ट भी है, एंड इट विल बी समथिंग विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट. जितनी भी लेवल पे मैं मदद कर पाऊँ पूरी करने की कोशिश करूंगा. पहले फाइनेंशियल स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं ताकि उससे थोड़ी क्लैरिटी मिले. डेफिनेटली. इसके बारे में शुरू करें फिर? यस, श्योर. ओके. तो आप बोल रहे थे कि आपके भाई की इनकम एंड आपकी इनकम दोनों फैमिली को सपोर्ट करते थे, आप सिर्फ आप ही की इनकम बची है. आपकी मंथली इनकम कितनी है सुशांत, आफ्टर डिडक्शंस? तो कितना आपको टैक्स वैक्स सब कुछ काट के मिलता है? So, and my monthly income is around 50 to 55K in ओके, hand. ठीक है. तो 53,500 मान के चलता हूँ, 52 और Sure. 55 के बीच में. एंड इसमें आपको कोई आइडिया है सुशांत की प्रोविडेंट फंड कितना डिडक्ट होता है? Provident fund, right now, I mean, मार्च से पहले तक 5100 के आसपास डिडक्ट हो रहा था. राइट नाउ इट्स अराउंड 5500. ओके, सो 5500 पीएफ, आई मीन एम्प्लॉय एंड डिडक्शन एम्प्लॉयर फंड दोनों ऐड ऑन करके. मिला के. ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है, परफेक्ट. एंड एक्सपेंसेस को आप समझने की कोशिश करते हैं. आप क्योंकि गुड़गांव में रह रहे हैं, आई एज्यूम रेंट पे रहते होंगे, तो आपका रेंट कितना है गुड़गांव का? बेसिकली मैं आई मीन एक फ्रेंड के साथ रहता हूँ, सो इट्स अच्छा, 10K फॉर मी. Apart from that, around I mean 7 to 8K extra expenses जो I mean travel and fooding सब पे आ जाता है. ठीक है. तो ग्रोसरी और खाना मिला के अराउंड 7,000, एंड आपका लोकल ट्रैवल भी. ठीक है. और कोई मोटे खर्चे, कोई लोन चल रहे हैं या कुछ और जो इस में ज़रूरी होता है? नहीं, आई मीन लोन्स तो कोई भी नहीं है. ओके, बट आई मीन मैं फैमिली को 15,000 पर मंथ से करता हूँ, सो वो एक ओके, फिक्स्ड कॉस्ट है जो आई बिल्कुल मीन बिल्कुल. भेजता हूँ मैं हर महीने. इस 15,000 रुपए के अलावा कोई और चीज़ जो आप खुद के लिए इन्वेस्ट करते हो, या कोई और इन्वेस्टमेंट, कहीं और कोई खर्चा? हाँ जी सर, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं. जैसे जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो आई मीन कोटक के साथ मेरा कोटक बैंक में मैंने अकाउंट ओपन किया था. तो उनके एक एजेंट्स ने मेरे को अराउंड 21K का कोई एक प्रीमियम वाला एक इंश्योरेंस सेल किया था, जिसका ओके, कुछ खास बेनिफिट तो नहीं है. अभी अगर मैं देखूँ तो आई मीन 10 years तक मेरे को 21K पे आउट करना है, एंड 4.5 lakhs के अराउंड वो मेरे को रिटर्न देंगे आफ्टर कीपिंग देम फॉर नेक्स्ट 10 years. मीन्स 20 years के बाद वो मेरे को वापस 4.5 लाख देंगे. सो आई मीन कोई बेनिफिट तो नहीं है, बट अब स्टार्ट कर चुका हूँ तो अभी वो कंटिन्यू हो रहा है सर. कितने साल तक आपने ये दिया हुआ है? अभी मैंने 3 साल तक दिया हुआ है, एंड नेक्स्ट ओके, 7 years और देने. आई मीन 10 years तक ठीक पे आउट करना है, एंड देन वो 10 years और अपने पास रखेंगे. ठीक है. ओके, तो 21,000 डिवाइडेड बाई 12, तो आपके महीने का करीब 1,750 रुपये जाता है. एंड 21K इंश्योरेंस, एंड आफ्टर 20 years 4.5 lakhs लमसम. ठीक है, ओके. इसके और अलावा कोई मैंने एक इन्वेस्टमेंट? इसके अलावा मैंने एक LIC का भी प्रीमियम बाय आउट किया हुआ है, तो वो अराउंड 27K पर ईयर जाता है. वन ओके, टाइम इंस्टॉलमेंट है, तो वो भी अराउंड आई मीन 3 years से जा चुका है, एंड नेक्स्ट 12 years और जाना है. ओके. तो आई एंड मीन ये इसका क्या होगा पे आउट? इसका पे आउट 10 lakhs है सर. अच्छा, ठीक है. तो आप 27,000 12 साल या- के लिए करेंगे, एंड नहीं, फिर कितने? 15 साल के लिए करेंगे. अच्छा, ओके, एंड 12 साल और बचे हैं. ठीक है, हाँ जी, ओके, 12 साल और बचे हैं, एंड ठीक फिर है, वो 20 साल बाद वो मेरे को रिटर्न करेंगे 10 लाख. ओके. 10 year आफ्टर 20 years. ठीक है, ओके, ऑलराइट, समझ गया. और कोई? और सर ऐसा कोई तो नहीं है, बट वही एक अटल पेंशन योजना मैंने बाई आउट किया हुआ है. ओके, वो अराउंड 400 के आसपास मंथली डिडक्ट.
अटल पेंशन 400 रुपये आपका जाता है, ठीक है, परफेक्ट। कुछ और? हाँ नहीं, राइट नाउ तो सिर्फ बस नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। इन सबको जोड़ के मोटा मोटा करीब 36,000 रुपये आपके महीने का खर्चा आ रहा है। क्या ये मानना सही होगा कि हर महीने करीब करीब आपके 15 से 17 हजार रुपये बच जाते हैं? एक्चुअली ये मनी मैटर्स में आने का ना एक ये भी गोल था, बिकॉज मेरे को भी अगर ऐसे मैं प्रैक्टिकली ऐड ऑन करूँ ना तो मेरे को भी लगता है कि 15 से 17 हज़ार रुपये बचने चाहिए। बट जब मंथ एंड होता है तो कभी कभी ऐसे होता है कि क्रेडिट कार्ड बिल्स बच जाते हैं पे आउट करने को। सो आई मीन बिल्कुल। नॉट सो श्योर कि कैसे उनको मैनेज किया जाए, दैट्स द मेन हाँ, इशू। समझ गया, समझ गया। एंड थैंक यू फॉर एडमिटिंग इट ओपनली, कि बहुत लोग इस चीज को कबूल भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप कर रहे हैं, वही साहस की बात है कि दिस इज नॉट प्रिडिक्टेबल। आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं सुशांत? आई मीन 2 क्रेडिट कार्ड हैं। ओके, एंड उन 2 क्रेडिट कार्ड पे अभी कोई आउटस्टैंडिंग है क्या? हाँ आई मीन एक क्रेडिट कार्ड पे है अराउंड 7K। ओके, ठीक है। 7,000 की एक क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग है, लेकिन दूसरा वाला क्लियर है, राइट? यस। आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे अभी? आई मीन 40-50 थाउजेंड। और दूसरा मुझे ये बताइए कि आपके कोई भी खुद का, अभी हम खुद की बात करेंगे, परिवार पे नहीं आएंगे, खुद का कोई भी एसेट है जो बना हुआ है? कोई भी ऐसी चीज जो आपने पहले खरीदी हो, LIC प्रीमियम इंश्योरेंस के अलावा, जो बना हो? हम दोनों भाई ने मिलके आई मीन एक लैंड का प्लॉट लिया था हमने। ओके, तो वो अराउंड 1.5 years पहले लिया था हमने। वो दोनों अच्छा, भाई ने मिलके लिया था। ठीक है। क्या वो प्लॉट लोन पे है या पूरा आपने पैसे खर्च नहीं नहीं, करके खरीदा वो था? लोन पे नहीं है, वो पैसे खर्च करके खरीदा था। आई परफेक्ट। मीन वो हम दोनों की सेविंग्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गांव में ही खरीदा था? हाँ जी, आई मीन हमारे पास शहर है वहाँ पे हमने। अच्छा, बहुत बढ़िया। कितने का खरीदा था अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 40 lakhs। ओके, ठीक है। उस जमीन का अभी कुछ हो रहा है क्या? नहीं, राइट नाउ तो उसका कुछ भी नहीं हो रहा है कुछ वो। नहीं, ठीक है। बस अभी वो जमीन है, उस पे ना हम्म, आपने कुछ बनाया है ना कहीं कुछ यूज हो रहा है, उसका कुछ भी नहीं। नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। लैंड प्लॉट है, वही अच्छी चीज है, ठीक है। एंड जहाँ आपके माँ बाप भाभी रहते हैं, वो खुद का घर है, उस पे कोई कर्ज नहीं है, कुछ और नहीं है? नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं सर। ठीक है, ठीक है। फैमिली पे कोई लोन या कोई भी कर्ज? नहीं, ऐसे कर्ज तो कुछ भी नहीं है सर अभी। ओके, तो अब इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं सुशांत। सबसे पहले, एंड ये मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये आपकी गलती है, लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जो आपने कहीं देखनी शुरू कर ली है कि मैंने गलती करी है, वो है आपने बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच एक अपनाया है। एंड वो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कोर्स तब आपने चूज किया था जब आप पे ये जिम्मेदारियां नहीं थी। आप अभी भी अपने 20s में हैं, आपके पास एक बहुत लंबी जिंदगी है, एंड आप अच्छा से कमा रहे हैं, एक स्टेबल जॉब है, एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं। तो आपके इन्वेस्टमेंट का जो प्रोफाइल है वो ऐसा होना चाहिए कि आप अभी थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, एंड धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, आपके खुद का एक परिवार होगा, आपकी ऑफकोर्स जिम्मेदारियां भी बढ़ती रहेंगी, आपको धीरे धीरे रिस्क कम करेंगे। आपने ऑलमोस्ट उल्टा अप्रोच अपनाया है, जहां आपने बहुत सेफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, LIC पॉलिसीज वगैरह ली हैं। ये बुरी नहीं है, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव जो है बहुत अलग होता है। लेकिन अभी आप ज्यादा रिस्क लेने के कैपेसिटी में हैं, एंड इसीलिए इस प्रोफाइल को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूंगा। जो भी मैं सजेशंस दे रहा हूं सुशांत, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कॉल से, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी राय को लक्ष्मण रेखा मानकर आंखें बंद करके मत मानिएगा। मैं भी गलतियां करता हूं, एंड मुझसे गलतियां हो सकती हैं और हुई भी हैं। तो प्लीज आप अपना रिसर्च करके एंड अपनी
बुद्धि के साथ जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो करिएगा, लेकिन मैं आपको नहीं तब भी थोड़ी सी राय देने की कोशिश करूंगा। नहीं, सबसे डेफिनेटली सर, पहले नो इश्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट फ्रीडम। तो सबसे पहले आपका हर महीने 5,500 रुपए पीएफ डिडक्शन जा रहा है, जो कि साल का करीब 60,000 रुपए 65,000 रुपए बनता है। एंड ये ऑफ कोर्स एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न पे है। इसको अगर आप 10, 20, 30 साल में जोड़ लेंगे, जो आपकी वर्किंग टेन्योर होगी, ये लाखों करोड़ों में पाया जाएगा। एंड दैट इज समथिंग दैट विल सेफगार्ड योर रिटायरमेंट इन अ बिग वे। तो टू गिव यू अ सेंस, अगर हम एक मान लें कि ये आपका जो पीएफ है ये एक तरीके की एसआईपी है, एंड इस एसआईपी को अभी हम 5,500 रुपए से शुरू कर रहे हैं। हर साल फर्ज करिए ये 5% से बढ़ेगा, ठीक है। 10% भी नहीं मानेंगे चलेंगे, 5% मान के चलते हैं, तो 5% होगा। एंड इसका रेट ऑफ रिटर्न करीब 7.5% के करीब मान के चलते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप इस चीज को 30 साल तक करेंगे तो आपके पास 30 साल बाद सिर्फ इस पीएफ से, जो कि सिर्फ 7.5% पे ग्रो कर रहा है और ये फिक्स्ड होता है, सरकार इसको फिक्स करती है, अभी इसका रेट 8.1% है, लेकिन 7.5 मान के चलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड हर साल 5% से ये ग्रो करेगा। 30 साल बाद आपके पास 1,26,00,000 रुपए होंगे, 1,26,00,000 रुपए। एंड इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, हर महीने ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो रहा है, कंपनी भी दे रही है, आप भी दे रहे हैं, जब तक आप काम करते रहेंगे ये चलता रहेगा। एंड दिस अमाउंट इज ऑलमोस्ट guaranteed as long as you keep making this investment. So first suggestion कि अपनी रिटायरमेंट के लिए जो भी आपको प्लानिंग करनी है वो ये प्रोविडेंट फंड काफी हद तक सॉल्व कर सकता है। आपको एडिशनली अटल पेंशन या एलआईसी प्रीमियम जो आपको एक पे आउट दे रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं है। सो माय फर्स्ट स्टेप कि प्लीज रिटायरमेंट के लिए और प्लानिंग करिए मत, अगर करनी भी होगी वो मैं आपको दिखा दूंगा, एक अलग ढंग से करेंगे। सो स्टेप 1, नो मोर इंश्योरेंस पॉलिसीज। इंश्योरेंस एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, इंश्योरेंस एज अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बहुत 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 जरूरी है। एंड आप एक ऐसे हादसे से गुजर चुके हैं जहां आपको पता चल चुका है कि इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है, एंड ये बहुत जरूरी एक कमिटमेंट है जो आपको अपनी फैमिली की तरफ करनी ही पड़ेगी। डेफिनेटली सर, आई थिंक इट्स मच नीडेड राइट नाउ। मच नीडेड राइट नाउ, एंड इसके बारे में मैं करूंगा, लेकिन नो मोर इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर इन्वेस्टमेंट। मेरे को भी लगता है कि वो गलत इन्वेस्टमेंट मैंने करी हुई है, बट अभी राइट नाउ ये है कि हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते, सो अब मैं आपको एक राय दूंगा इसके बारे में, ठीक है, और ये राय थोड़ी ओके डरावनी राय है, लेकिन सुनिएगा। दोनों इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं जहां आप 21,000 रुपए और 27,000 रुपए साल के देते हैं, ये अभी आपके 60,000 रुपए पहली इंश्योरेंस पॉलिसी में और दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी में करीब 80,000 रुपए जा चुके हैं, तो मतलब 1,40,000 रुपए जा चुके हैं। मेरी राय ये रहेगी कि आप इन दोनों इंश्योरेंस पॉलिसीज को कैंसिल कर दें, एंड और इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल, एब्सोल्युटली पॉसिबल। पैसा वापस नहीं मिलेगा, पैसा वापस नहीं आएगा, पैसा गया, वो 1.5 लाख रुपए आपके गए। लेकिन मैं ये क्यों आपको सजेशन दे रहा हूं, क्योंकि ये तो बेवकूफी वाली बात है, 1.5 लाख रुपए तो यार 1.5 लाख रुपए होते हैं, मतलब छोटा अमाउंट थोड़ी है। इसलिए क्योंकि यही 21 और 27,000 रुपए अगर आप इन्हीं 10 और 12 साल के पीरियड के लिए, एंड मैंने से सेफली, आई मीन ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा रिस्क लेंगे, हम कोई सट्टे बाजार में जाके पागलों वाला गेम नहीं खेलेंगे, हम सिंपल म्यूचुअल फंड एसआईपीज शुरू करेंगे। यू विल रिकवर दिस 1.5 lakhs एंड फार मोर इन दैट 10 to 12 ईयर पीरियड। लेकिन आपको एक सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है अपने लिए, एंड आप जो ये पैसे बचाएंगे इस पॉलिसी को काट कर या रोक कर उसको वापस इन्वेस्ट करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, फालतू नहीं करेंगे, एंड वो पैसा आपके लिए कई ज्यादा रुपए बनाएगा देन द 20 lakhs promised to you or the 4.5 lakhs promised to you. Here is how the math is, ठीक है? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम SIP करते हैं, ठीक है? तो पहली वाली इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, नंबर से आपको कन्विंस करूंगा। आप 21,000 रुपए देते हैं, एंड आप ये 21,000 रुपए 3 साल तक दे चुके हैं,
ठीक है, तो मतलब आपके 60,000 रुपए या 63,000 टू बी प्रिसाइज ऑलरेडी वेस्ट हो गए। यस। मैं वेस्ट यूज कर रहा हूं वर्ड, क्योंकि ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा अगर आपने ये पॉलिसी अभी जाके रोक दी। अब ओके। आप अगले 7 साल यही 21,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, करेक्ट? तो ओके। 1,750 रुपए, एंड ये फर्ज करिए आप इस पॉलिसी में ना डाल के म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में डालेंगे एसआईपी के रूप में। 12% मान के चलते हैं योर रेट ऑफ रिटर्न, एंड देन 7 साल तक आप इसको इन्वेस्ट करेंगे। जब ये आप 7 साल तक इन्वेस्ट करेंगे आपके पास 2,31,000 रुपए बन चुके होंगे। इसी 2,31,000 को अब आप 10 साल तक रहने देते हैं, क्योंकि 20 साल बाद मिलना था। हाँ जी। तो आपको जो 4.5 लाख रुपए मिलने वाले थे उसके बजाय पता कितने मिलेंगे? 7,17,000 रुपए। 1,750 रुपए की एसआईपी निफ्टी 50 की इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अगर आप 7 साल तक डालेंगे तो आपके वो 2,30,000 रुपए बन चुके होंगे, मोटा मोटा, गारंटीड नहीं है बट लगभग। एंड वही 2,30,000 को अगर आप उसी में रखे रहेंगे एंड छुएंगे नहीं उसको, मतलब कोई और एडिशनल एसआईपी नहीं करेंगे, तो 10 साल बाद उसी की मात्रा 7,17,000 रुपए हो चुकी होगी, और वो आपको दे रहे हैं 4,50,000। तो आपके 60,000 तो आपने वापस वसूल लिए, उसके ऊपर भी आपने पैसे कमा लिए। इसीलिए मैं राय दे रहा हूं कि अगर आप इस पॉइंट पे अपनी इन दोनों पॉलिसीज को रद्द कर देंगे, आपके आने वाले पैसे एक तरीके से जलेंगे नहीं, उससे आप कई ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, एंड आप इसी पैसे को फ्री करके अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एंड ऑफ कोर्स अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्राप्त कर पाएंगे। आपके पास अभी कंपनी की लाइफ इंश्योरेंस है? हाँ जी, कंपनी की लाइफ इंश्योरेंस है, बट कितने अमाउंट की है वो मेरे को आइडिया नहीं है। इवन हेल्थ इंश्योरेंस भी है, बट एंड आपके अमाउंट पास क्लियर पर्सनल ये दोनों है? नहीं, पर्सनल नहीं है। एग्जैक्टली। तो अब इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, जिस दिन आप नौकरी छोड़ेंगे सुशांत, एंड आप शायद कभी ना कभी तो छोड़ेंगे ही, बेटर डेफिनेटली। अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेटर पे के लिए, तो ये दोनों चीजें उसी समय पर रद्द हो जाएंगी। आपकी लाइफ इंश्योरेंस रीसेट हो जाएगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस लैप्स हो जाएगी, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट यू वांट। तो मैं बहुत बार बोलता हूं, खुद की हेल्थ इंश्योरेंस, खुद की लाइफ इंश्योरेंस हमेशा होनी चाहिए। कंपनी की है बहुत बढ़िया है, दोनों भी रह सकती है, लेकिन खुद की हमेशा होनी चाहिए, हमेशा। ये चीज आपकी उम्र में अभी आपको 17 से 20,000 रुपए साल की मिल जाएगी, एंड 17 से 20,000 रुपए आपको वो 60 साल तक देने होंगे, तो वो फिक्स्ड अमाउंट होगा, बढ़ेगा नहीं, विच इज ग्रेट, क्योंकि हर साल जैसे ये जैसे अमाउंट इन्फ्लेशन होगा, नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद भी ये कांस्टेंट ही होगा। हाँ जी, ये ऐसा अमाउंट होता है जो आपको 60 साल तक देना होगा। ऐसी भी स्कीम्स आती हैं जो बोलती हैं कि नहीं नहीं 10 साल में दे दो, लेकिन ज्यादा दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये जो कमिटमेंट है ना, अभी सुशांत आपको ऐसा लगता है यार इतना बड़ा कमिटमेंट मैं क्यों करूं, लेकिन कुछ ही सालों में ये 17 से 20,000 रुपए आपके लिए 17 से 20,000 रुपए से काफी कम लगेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन हो चुका होगा, आपकी तनख्वाह बढ़ चुकी होगी, आपकी ऑफ कोर्स आमदनी बहुत और खर्चे कर रही होगी। तो सडनली ये 17 से 20,000 रुपए जो आज बहुत ज्यादा लग रहे हैं, 5 साल बाद उतने नहीं लगेंगे, 10 साल बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, 15-20 साल बाद ये कुछ हजार जैसे ही लगेंगे। वो जाता रहेगा, लेकिन आपका वो 1 करोड़ तब भी फिक्स होगा। इसको कहते हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस। ओके, सो फर्स्ट बेस्ट थिंग इज फॉर मी इज टर्म इंश्योरेंस, राइट? ये मैंडेटरी है, होनी ही चाहिए। बिल्कुल, ये तो एंड आपके एक्सपीरियंस के बाद तो बिल्कुल होनी चाहिए सुशांत। डेफिनेटली। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस फॉर 1 CR, एंड इसके लिए आपको एडिशनल पैसे ना देने पड़े, यू शुड लैप्स द 21,000 रुपए वाला जो इंश्योरेंस प्लान है उसको लैप्स कर दीजिए बाय क्लोजिंग द 21K इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, अब इससे क्या होगा,
जो आपका 21,000 रुपए वाला इंश्योरेंस प्लान है वो आपको खटकेगा नहीं, कम से कम अगले 7 सालों तक तो नहीं खटकेगा, क्योंकि आपने वो दिमाग में तो डाल ही हुआ था कि वो 21,000 रुपए वहां जाएंगे तो वो वहां जाएंगे। 7 साल बाद यही जो 17 से 20,000 रुपए आपका प्रीमियम होगा, ये आपको बहुत कम पिंच करेगा, क्योंकि आपकी आमदनी बढ़ चुकी होगी, इन्फ्लेशन ने पैसे की अहमियत घटा दी होगी। सो इट विल बी फार इजियर फॉर यू टू हैंडल दैट। स्टेप 3, ये मेरी अगेन राय होगी, क्लोज दी अदर इंश्योरेंस ऑफ 27K एज वेल, क्योंकि इसमें भी आपको वो 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। एंड इसके भी नंबर कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको थोड़ी सी सहूलियत मिले कि मैं कुछ गलत ना बोल रहा हूं। आप ऑन एन एवरेज महीने का 2,250 रुपए देते हैं, जो कि 27,000 रुपए साल का होता है। आप इसी चीज को अगर स्टॉक मार्केट में डालेंगे, 12% मान के चलते हैं एवरेज, और ये 12% तो बहुत ज्यादा ही मैं सेफ खेल रहा हूं। जो मैं अभी आपको प्लान बताऊंगा आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं इन योर एज। तो 12% मान के चलते हैं, एंड अगले 12 साल तक आप इसको पे करने वाले हैं। तो आपके पास 12 साल बाद करीब 7,25,000 रुपए होंगे। इसी 7,25,000 को अगर आप रखे रहें, बिल्कुल भी उसको छुएंगे नहीं, एंड इसको फिर 8 और साल तक रखेंगे, क्योंकि 20 साल बाद आपको वो पैसे मिलने हैं, आपके पास होंगे 17,90,000 रुपए। वो आपको दे रहे हैं 10 लाख। इट्स अ लॉस इन एनी केस। एग्जैक्टली, वो आपको दे रहे हैं 10 लाख। आपके ये बात है कि 27 इंटू 3 80,000 रुपए जा चुके हैं, लेकिन इस 80,000 रुपए को अगर आप अलविदा करने के लिए तैयार होंगे, तो आप उसी 20 साल में, जो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको बता रही है, जो आपको 10 लाख रुपए दे रही थी, आपको 18 लाख रुपए मिलेंगे। एंड देन आते हैं फिर स्टेप 4, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये स्टेप है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का। फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है सुशांत? आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझते हैं, बहुत जाहिर सी बात है। आपके पास जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, एंड अभी तो सिर्फ अपने एक्सटेंडेड परिवार की है, अपने माता पिता की है, अपनी भाभी की है, अपने नेफ्यू की है। जल्द ही आपके खुद के परिवार की जिम्मेदारी आप पे होगी, खुद की तो जिम्मेदारी है ही। इस जिम्मेदारी को डिसिप्लिन से निभाने के लिए आप कभी ऐसे नहीं हो सकते कि यार मुझे पता ही नहीं कि मेरे महीने में खर्चे कहाँ हैं, मुझे पता ही नहीं कि मेरे पैसे कहाँ चले जाते हैं। अब ये संभालना मुश्किल होता है, लेकिन इसको संभालने का एक तरीका जो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, वो होता है कि जब आप फर्ज करिए कर्ज लेते हैं, एंड आपकी ईएमआई महीने की 5 तारीख को कटने वाली होती है, तो आप बैंक को ये जाके तो नहीं बोलते कि यार मेरा ना मन नहीं कर रहा इस महीने देने का, या मेरे ना खर्चे थोड़े ज्यादा हो गए तो इस महीने प्लीज मत लीजिए ना, या इस महीने ना वो पता नहीं पैसे कहाँ चले गए, मतलब समझ नहीं आया, कुछ तो हो गया है, मैं ना थोड़ा सा जोड़ जाड़ के 3 दिन बाद पे कर दूंगा। कुछ नहीं होता ऐसा। बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक को रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता कि सुशांत की जिंदगी में क्या चल रहा है। उसे अपने पैसे चाहिए हर महीने की 5 तारीख को। अब हम इतना डरते हैं इससे कि हम पैसे जोड़कर, दोस्तों से पैसे मांगकर, कुछ भी कर कर इंश्योर करते हैं कि हर महीने की 5 तारीख को उस ईएमआई के पैसे हमारे बैंक अकाउंट में होने चाहिए, क्योंकि ईएमआई कटनी है। इतनी लगन के साथ, इतनी शिद्दत के साथ हम बैंक को कर्ज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उतनी ही शिद्दत के साथ खुद की जिंदगी संवारने के लिए नहीं काम करते। ये कहां की बेवकूफी है? ये नहीं हो सकता। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मेरे नजर में है एसआईपी। एसआईपी को आप अपनी दिमाग में ना एक ईएमआई के तौर पर मानिए। इससे ना हिलना नहीं है दोस्त, क्योंकि अगर इससे हिल गए ना एक्चुअली मेरे को भी लगता है, अगर हम मेरे पास अगर पैसे अगर 10,000 हो तो वो भी एक्सपेंस होते हैं, अगर मेरे पास 5,000 हो तो वो भी खत्म होते हैं, एंड अगर ज्यादा हो तो वो भी खत्म होते हैं। तो अगर मेरे पास अगर कम ही होंगे तो उतने में भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। बिल्कुल यार, बिल्कुल। मैं आपको ये झूठ नहीं बता रहा हूं, इस पॉइंट को स्ट्रेस करने के लिए मैं वाकई में सच बोल रहा हूं। मेरे बैंक अकाउंट में अभी
कल ही मुझे रात को एसएमएस आया था कि आपका बैंक बैलेंस, जो मिनिमम बैंक बैलेंस होता है ना 5,000 रुपए, उससे कम जा चुका है, क्योंकि हर महीने मेरे बैंक में पैसे ही नहीं होते, सब कुछ इन्वेस्टेड है। एक इमरजेंसी फंड है कि अगर भगवान ना करे कभी भी जरूरी हो तो वो पैसा है, लेकिन वो एफडी में पड़ा हुआ है। किसी भी पॉइंट पे मेरे पास कैश नहीं होना चाहिए, उस सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। तो मेरे पास अभी बैंक अकाउंट में 4,300 रुपए पड़े, एंड दिस इज नॉट क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता या अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर सकता, बट व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। पैसे ना हाथों की मैल होती है, वो टिकती नहीं है, जितने भी पैसे होंगे खर्च हो ही जाएंगे। तो सबसे बेस्ट चीज, एक ऐसी कमिटमेंट करिए कि वो पैसे जब भी हो आप उसको अच्छे से इन्वेस्ट करें। सो हियर इज माय सजेशन, आप हर महीने जो 2,250 रुपए बचाएंगे LIC के, जो दूसरा इंश्योरेंस की प्रीमियम है, प्लस मुझे दिख रहा है एक्सेल शीट पे कि करीब 17,000 रुपए बचने चाहिए। मैं बोलता हूं 17 भी नहीं, आप 15 ही बचाइए उसमें से, क्योंकि बाकी भी चीजें जो खर्च करनी है आप करिए। आप हर महीने एक 15,000 रुपए की SIP शुरू करेंगे, एंड ये SIP जो है ये 3 भागों में बटेगी। सो स्टार्ट 3 SIPs। SIP 1 जो कि होगी 8,000 रुपए की, एंड ये जाएगी इन समथिंग कॉल्ड द निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड। ये क्या म्यूचुअल फंड है? ये वो म्यूचुअल फंड है जो भारत की टॉप 50 कंपनी उसमें इन्वेस्ट करता है। इसका ऑन एन एवरेज रिटर्न जो है वो करीब 13% है। फिर आप करेंगे SIP नंबर 2, एंड ये SIP नंबर 2 होगी करीब 4,500 रुपए की, एंड ये होगी मिड कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड। ये कौन सा म्यूचुअल फंड है? ये म्यूचुअल फंड है जो भारत की मिड साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। आप सिर्फ मिड कैप का कोई भी म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं, मैं नाम नहीं सजेस्ट करता हूं, लेकिन आप कभी भी थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ये ऑन एन एवरेज आपको 15% रिटर्न देगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और फिर SIP 3 जो कि है करीब 3,500 रुपए, एंड 2,500 रुपए, एंड ये है स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड। ये ऑन एन एवरेज आपको 18% रिटर्न देता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप इन 3 SIPs को शुरू करेंगे जिनका टोटल सम 15,000 रुपए है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि आप इन SIP अमाउंट्स को हर साल बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तनख्वाह बढ़ेगी एंड आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स आपके खुद के भी खर्चे होंगे, जरूरतें हैं, परिवार का खर्चा, सो ऑन। तो मान के चलते हैं कि स्टेप अप करेंगे, लेकिन 10% से नहीं करेंगे, 5% मान के चलते हैं, एंड देखते हैं कि कितने वक्त तक क्या क्या करके ये अमाउंट चेंज हो सकता है। तो इफ यू लुक एट द फर्स्ट SIP 8,000 वाली, उस 8,000 वाली को हम 5% से हर साल बढ़ा रहे हैं, एंड 13% वो हमें दे रहा है। अगर आप ये 30 साल तक करेंगे, आपके पास 5,15,00,000 रुपए होंगे सिर्फ एक SIP से। 5,15,00,000 रुपए, एंड इसको मैं रिकॉर्ड करता हूं, दिस इज 30 ईयर इन करोड़। दूसरा वाला जो म्यूचुअल फंड है 4,500 रुपए का, उसको भी हम 5% लेके चलेंगे, हर साल बढ़ेगा, 15% उसका रिटर्न होगा, एंड ये अगर आप 30 साल तक करेंगे आपके पास होंगे 4,40,00,000 रुपए। इज इट रियल? दिस इज एब्सोल्युटली रियल। ये सुशांत, एंड देखिए इसमें ना आपकी गलती नहीं है। मैं एक बहुत जरूरी चीज आपको बताना चाहूंगा जो जाननी बहुत जरूरी है। कंपाउंडिंग ना सुशांत एक अजूबा है, लेकिन उस अजूबे को आप 2 तरीके से समझते हैं। एक तो थ्योरेटिकली, तो आपको पता है कि कंपाउंडिंग क्या होती है, हर साल वो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता रहेगा, तो हाँ एक ऐसा कर्व बन जाता है। लेकिन 28 साल की उम्र में ना आपने जिंदगी में कंपाउंडिंग होते हुए देखी नहीं है, आपने सिर्फ समझी है थ्योरेटिकली। वो अंकुर वारिको की वीडियो देख ली, किसी और का देख लिया, तो समझ में आ गया कि क्या है। लेकिन वाकई में
जिंदगी में कंपाउंडिंग को अनुभव कर पाना, वो सिर्फ और सिर्फ वक्त के साथ आता है। तो जब आप मेरे से बात करते हैं जो 44 साल का, या किसी और से जो 50 का, या वॉरेन बफेट की जर्नी को देखते हैं जो 90 साल के हो चुके हैं, तब आपको दिखता है कि कंपाउंडिंग वाकई में क्या रंग लाती है। तो जो आपका हैरानियत है अभी, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि 28 साल की उम्र में आपको लगता है कि क्या बकवास कर रहा है, 5 करोड़ 4 करोड़ जैसे कोई नंबर ही नहीं है, ये तो मतलब ऐसे ही 100 200 रुपए की बात हो रही है। लेकिन ये वाकई में होगा अगर आपने वो कमिटमेंट करी, एंड वो कमिटमेंट कर पाना मुश्किल बात होती है। इस नंबर तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, लेकिन 30 साल तक उस जर्नी में रह पाना वो मुश्किल बात होगी। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आप 30 साल तक ये करेंगे, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको ये पता होगा कि वो जो 50 साल वाला सुशांत है वो आपकी वेट कर रहा है, एंड जो आज आप डिसीजंस लेंगे उसका फल वो बोएगा। एंड इट इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किस ढंग से उस 30 साल बाद वाले सुशांत के साथ पेश आते हैं। तीसरी एसआईपी को अगर आप 2,500 रुपए से शुरू करके हर साल 5% बढ़ाएंगे, 18% वो कमाएगी, 30 साल तक आपके पास होंगे करीब 4 करोड़ 75 लाख रुपए। अगर आप सिर्फ यही चीजें कर लें, आपके पास 14 करोड़ 25 लाख रुपए होंगे। तो जो वो प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे थे ना, जहां आपको 1 करोड़ 15 लाख रुपए मिलने वाले थे, वो अब सडनली ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत कम है। मतलब, और फिर आपने सोचिए वो 21,000 रुपए 27,000 रुपए की इंश्योरेंस कराई है कि यार 10 साल बाद 20 साल बाद 4 लाख 10 लाख ये मिलेंगे, एंड ऑल ऑफ दिस इज मैनेजेबल इन योर ओन कैपेसिटी। आपको इसमें बिल्कुल भी शातिर होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी एक बार 30 मार खां होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सिर्फ पूरी शिद्दत के साथ एक एसआईपी शुरू करनी है। जैसे आप बैंक की ईएमआई की इज्जत करते हैं कि हर महीने की उस तारीख को वो निकल के ही रहेगी, वैसे ही आपको खुद के लिए भी तैयारी करनी होगी। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर। ओके सर। और इस पॉइंट पे ना फाइनेंशियल चीजें तो संभल गई, एंड विद योर इनकम एंड विद योर एक्सपेंसेस यू कैन इजिली गेट देयर। जिम्मेदारी आपकी है। फिर से रिपीट करूंगा, कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदेंगे, उसके गोलमाल में नहीं फंसेंगे। दूसरा, जो टर्म इंश्योरेंस, जो 21,000 रुपए की इंश्योरेंस प्लान है, उसको काटकर रोक कर टर्म इंश्योरेंस में कन्वर्ट करिए। 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस लीजिए, तो वो आपके अर्निंग को एंड आपकी लाइफ को सिक्योर करेगी। आपके पास जो दूसरी इंश्योरेंस है 27,000 रुपए की, उसको बंद कर दीजिए, एंड आप 3 एसआईपी शुरू करेंगे, टोटल ऑफ 15,000 रुपीज। आपके पास 40,000 रुपए जो बैंक में है, दैट इज योर इमरजेंसी फंड। इस 40,000 को खबरदार अगर आपने छुआ, इस 40,000 रुपए को आप अभी के अभी 5,000 रुपए अपने बैंक में रख लीजिए एज करंट कैश, 35,000 रुपए की एफडी कराइए, एंड इसको उस समय के लिए रखिए जब आपको वाकई में इसकी जरूरत होगी। उससे पहले उसको छूना भी नहीं है। ये पैसा अगर फ्री रहा तो आप शायद इसको खर्च कर देंगे, लेकिन 35,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट करा दीजिए। जब भी जरूरत होगा फिक्स डिपॉजिट उस समय पर तोड़ दिया, पैसे इंस्टेंटली वापस आ जाएंगे। आप एटीएम से या यूपीआई से उस पैसे को यूज कर सकते हैं, एंड आप ही का वो पैसा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, किसी और चीज के लिए नहीं। डेफिनेटली सर, ये मैं आज ही कर लूंगा। एंड फाइनली, हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैंने सुना था कि आपके पेरेंट्स के पास इंश्योरेंस है, जो कि अच्छी चीज है, एंड उस उम्र में वो इंश्योरेंस पॉलिसी बिल्कुल लाजमी है एंड होना भी चाहिए। तो इट इज अ गुड थिंग दैट दे हैव इट। शायद इस उम्र में उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपको अराउंड 30 ईयर्स ऑफ एज पे कंसिडर करनी चाहिए। अभी इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके कॉर्पोरेट की हेल्थ इंश्योरेंस है ही, तो दैट कैन टेक केयर ऑफ इट। एंड जैसे ही आप अपनी जॉब बदलेंगे, जब कभी भी बदले, आपको खुद की भी एक हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। दैट इज समथिंग दैट यू शुड इन्वेस्ट इन। अगर आप अपने माँ बाप को उसमें इंक्लूड कर पाएंगे तो प्लीज करिएगा, अगर नहीं हो पाएगा दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, खुद के लिए ले लीजिएगा, बिकॉज
it is at least securing your own health expenses अगर आपको उसकी जरूरत पड़े. ओके, डेफिनेटली. अब आते हैं एक बहुत जरूरी बात पे, और इसके बारे में मैंने हाल ही में इंस्टाग्राम पे एक रील भी बनाई थी. आप जिस वक्त से गुजर रहे हैं ना सुशांत, ये आई एम श्योर यू रिकग्नाइज इट ऑलरेडी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वक्त है. आपकी पूरी फैमिली को आपकी जरूरत है. इसलिए नहीं क्योंकि आप पैसे कमा रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप उनका ख्याल रख रहे हैं, इसीलिए क्योंकि सडनली आपके परिवार में एक वैक्यूम आ गया है. परिवार का सबसे बड़ा बेटा अब रहा नहीं, एंड आप अब सडनली वो इंसान है जिनको दिशा दिखानी है. एंड 28 साल की उम्र में आपको डर लग रहा होगा कि ये मैं कैसे करूं, एक इमोशनल सपोर्ट कैसे बनूं, एक फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे बनूं, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे बनूं. एंड मैंने ये गलती करी थी कि जब मैं आपकी उम्र में था, हालांकि मैं इस दौर से बिल्कुल भी नहीं गुजरा, तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती मैंने करी थी कि मुझे लगा अगर मैं माँ बाप को पैसे दूंगा और उनकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा तो वो खुश रहेंगे. लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि माँ बाप को इस उम्र में पैसे नहीं, वक्त चाहिए होता है. उन्हें ये चाहिए कि जो उनकी औलाद है वो उनकी इज्जत करे, उनके साथ वक्त बिताए, उनकी बातें सुने. एंड एक तरीके से ना माँ बाप जितने बड़े होते रहते हैं उतने ही बच्चे बनते जाते हैं. उन्हें जिद सी होती है कि मेरे साथ वक्त बिताओ, मेरी बातें सुनो, मेरे साथ आओ, मिलो, इतना वक्त हो गया है, तुम गांव नहीं आए, तुम मिलते नहीं हो, वगैरह वगैरह. तो जितना भी आप अपने परिवार के साथ इस समय पे वक्त बिता सकते हैं कम होगा. आई मीन दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी सर. बिल्कुल वो तो बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एंड आई एम सो ग्लैड दैट you realize your responsibility and you're doing full justice to that responsibility. तो again as I said, मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि आपका परिवार, आप किस मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं, बट दिस वाज द ओनली सजेशन दैट आई कुड मेक, कि जितना ज्यादा उनके साथ वक्त बिता सकते हैं बिताइए, एंड आप ऑलरेडी बिता रहे हैं. दैट्स वंडरफुल. और कोई सवाल सुशांत? नहीं सर, दैट्स इट. आई मीन काफ़ी हेल्पफुल रहा. एंड मेरे को भी लगता था कि जो मैं इंश्योरेंस में अभी इस एज में वो बाई आउट करके बैठा हूँ वो यूजलेस है. आफ्टर 20 ईयर्स वो मेरे लिए कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं है. 4.5 lakhs एंड 8 lakhs और 10 lakhs, इट्स ऑफ आई मीन किसी यूज़ का नहीं है वो मेरे लिए. सो डेफिनेटली गाइड करने के लिए थैंक यू, कि मैं ट्राई करूँगा कि उसकी जगह मैं SIP कर सकूँ, सो डेट कि ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल सके मुझे. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये करना है, ये आपका वादा है आपके फ्यूचर सेल्फ के साथ. और लाखों में नहीं, सुशांत को करोड़ों में खेलना है. तो डेफिनेटली दैट अप्रोच शुड बी देयर, एंड वो ज्यादा रिस्क लेके नहीं होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी से होगा, एंड आई एम श्योर यू विल गेट देयर. डेफिनेटली आई विल डू इट. परफेक्ट, ऑसम. ऑल द बेस्ट सुशांत. टेक केयर. आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी इस बहुत मुश्किल समय से अच्छे से गुजर पाए. एंड इसी आशा के साथ आई विश यू द बेस्ट. आई गिव यू ऑल ऑफ माई लव एंड माई रिस्पेक्ट, एंड आई होप दैट यू मेक इट फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली. Thank you, sir. Thank you for all the wishes. All the I best. will try my best, sir. I'm sure you will, Sushant. Take care. All the best, my friend. Bye bye. Thank you. Bye bye, sir. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है. आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon. इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं. ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट. ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए.